कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स। तो हम जानते हैं कि कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? द पॉलीमर विच आर कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स, उन्हें हम लोग कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर्स कहते हैं। और ये जो कोपॉलीमर या जो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जनरली इनमें जो पॉलीमराइजेशन होता है वो केवल और केवल स्टेप ग्रोथ से नहीं होता है। दोनों प्रकार की जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने देखा फ्री रेडिकल वाला हो, चाहे चाहे एडिशन हो चाहे कंडेंसेशन हो, दोनों प्रकार के स्टेप्स कई बार इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। और ये जो कोपॉलीमर है इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का पॉलीमर, है ना। ब्यूटाडाइन हम जानते हैं कि 1,3-ब्यूटडाइइन मीन टू से कि वी आर हैविंग अ 4 कार्बन वेयर at carbon number 1 and carbon number 1 2 3 4, है ना। 1 3 ब्यूटडाइइन। तो यहां पर हमारे पास में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर जो 3 है ये कैसे है? ये अनसैचुरेटेड है। इस तरीके से ये है 1 3 ब्यूट डाइइन। जब 1 3 ब्यूटडाइइन जो है इसकी रिएक्शन हम लोग स्टायरीन से कराते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम लोग स्टायरीन से कराते हैं तब यहां पर क्या है? 1 3 ब्यूटडाइइन इज अ वन काइंड ऑफ द मोनोमर एंड द स्टायरीन इज अनदर काइंड ऑफ द मोनोमर। यहां पर इस तरीके से जब हम लोग n नंबर ऑफ 1 3 ब्यूटाडाइन और n नंबर ऑफ स्टायरीन की रिएक्शन कराते हैं तब हमारे पास में जो पॉलीमर मिलता है वो पॉलीमर क्या होता है? वो पॉलीमर होता है वो पॉलीमर होगा हमारे पास में ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का पॉलीमर। इस तरीके से। तो यहां पर क्या है कि यहां पर 1 3 ब्यूटाडाइन और जब स्टायरीन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारे पास में जो है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का हमें कोपॉलीमर मिलता है। इसीलिए इसे हम लोग कोपॉलीमर कह रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग अ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ द मोनोमर्स। और जो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन जो है ये ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से बनने वाला जो पॉलीमर है ये पॉलीमर की प्रॉपर्टी होमोपॉलीमर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और इसीलिए जो ब्यूटाडाइन स्टायरीन जो है इसका जो जनरल जो यूज है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। जो सिंथेटिक रबर है, हम ऐसा कह सकते हैं इसे कि जो सिंथेटिक रबर है इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर्स बनाने के लिए, फ्लोर टाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो शूज या जो फुटवेयर्स होते हैं, फुटवेयर की जो सोल होती है उस सोल को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है? कंपैरेटिवली नेचुरल रबर के कंपैरिजन में कैसा है? नेचुरल रबर के कंपैरिजन में ये ज्यादा रोबस्ट होता है। तो इस तरीके से यहां पर ब्यूटाडाइन स्टायरीन जो है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन, डू रिमेंबर दैट इज व्हाट? दैट इज अ कोपॉलीमर ऑफ व्हाट? 1 3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। तो ये 1 3 ब्यूटाडाइन है और ये क्या है? दिस इज अ स्टायरीन।
है ना। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने जो है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के कोपॉलीमर को देखा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेचर ने हमें एक नेचुरल पॉलीमर दिया हुआ है और उस नेचुरल पॉलीमर का नाम है रबर। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर कैसे बनाया जाता है, नेचुरल रबर को किस तरीके से वल्केनाइजेशन के थ्रू प्रोसेस करके डिजायर्ड इलास्टिसिटी या डिजायर्ड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ रबर। सो नेचुरल रबर्स, तो यहां पर नेचुरल रबर से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं जो कि हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार जो बोर्ड एग्जाम में इन पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से कुछ न कुछ या किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे हम नेचुरल रबर की बात करें तो जो नेचुरल रबर है हम जानते हैं कि ये हमें लेटेक्स से मिलता है। आप में से अधिकांश लोगों ने रबर का पौधा या रबर का जो प्लांट है या पेड़ है वो देखा होगा। जो रबर जो है उसका जो पौधे की जो पत्तियां होती है या जो प्लांट की जो लीव्स होती है वो बहुत हद तक आपको देखने में बरगद के पत्ते जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता वैसे चिकनी रहेगी। और ठीक यदि बरगद या बनियान ट्री की पत्ती को तोड़ा होगा आपने तो उसमें से जिस तरीके से दूध यानी लेटेक्स यानी व्हाइट लिक्विड निकलता है, ठीक वैसा ही व्हाइट लिक्विड जो है नेचुरल रबर का जो ट्री होता है उससे निकलता है। जो नेचुरल रबर का जो ट्री है उसके जो आउटर सरफेस है यानी जो बार्क हम या ट्रंक की बात करें उस ट्रंक पर जो है इंसिजन्स लगाए जाते हैं, इस तरीके से कट्स लगाए जाते हैं और वहां पर छोटे छोटे जो पॉट होते हैं छोटे छोटे पॉट वहां पर फिक्स कर दिए जाते हैं। तो उन कट से थोड़ा थोड़ा जो व्हाइट कलर का जो जिसे हम लोग दूध कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में या लेटेक्स जिसे कहा जाता है, वो लेटेक्स धीरे 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 जो है उन पॉट्स में स्टोर होना चालू हो जाता है, उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। और इस तरीके से लार्ज स्केल पर इस लेटेक्स को कलेक्ट करने के बाद में जो है इसे प्रोसेस किया जाता है, इसे वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है। क्योंकि जो नेचुरल रबर है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, लेटेक्स हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इस तरीके से वहां पर वाटर के कांटेक्ट में आने पर जो लेटेक्स है वो सॉलिडिफाई यानी सेमी सॉलिड टाइप का एक मास बन जाता है व्हाइट कलर का, जिसे हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। तो जो नेचुरल रबर है यदि हम उसे देखें, उसके एक बड़े से ब्लॉक को देखें तो वो हमें स्पंजी लगेगा, यानी देखने में पनीर जैसे पनीर का आपने बड़ा ब्लॉक देखा होगा तो पनीर का बड़ा ब्लॉक जैसा दिखता है कि पनीर के ब्लॉक को जब आप दबाते हो तो वो हल्का सा आपको स्पंजी लगता है। ठीक नेचुरल रबर भी पनीर के ब्लॉक जैसा स्पंजी हमें दिखता है। अब उसको थोड़ा सा आप खींचेंगे, उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाने पर वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम समझे तो जो नेचुरल रबर है दैट इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन। ये जो क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन। जो रबर जिस मोनोमर से मिलकर बना हुआ है उसे हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। अब ये आइसोप्रीन क्या है, तो वी नो दैट द आइसोप्रीन इज केमिकली 2-methyl-1,3-butadiene और cis-1,4-poly आइसोप्रीन। तो क्या है ये 2-methyl-1,3-butadiene। तो हम जानते हैं कि ब्यूटाडाइन का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वी आर हैविंग अ 4 कार्बन, 1 और 3 पोजीशन पर डाइईन है, तो 1 और 3 पोजीशन पर डाइईन है और 2 पर मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज अ 2 पर मिथाइल ग्रुप है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे 2-methyl-1,3-butadiene। और यदि हम सिस की बात करें तो सिस 1,4-पॉलीस्टीरीन की यदि हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि सिस स्ट्रक्चर कब होगा, जब यहां पर डबल बॉन्ड का रोटेशन, डबल बॉन्ड के रोटेशन में क्या होगा, यहां पर दोनों मिथाइल आपके एक तरफ होंगे तब, है ना। तो इस तरीके से यहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर
ये अपोजिट है, हाँ ये जब दोनों एक तरफ हो गए सिस, तब ये जो है 1,4 पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से जो आइसोप्रीन होता है ये 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। इसके अलावा इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इलास्टोमेरिक पॉलीमर, क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं इसीलिए इन्हें हम लोग सॉरी यहां पर एक स्ट्रक्चर गलत है, यहां पर आप 2 लिख लीजिएगा, है ना, यस इस तरीके से, हाँ अब ये स्ट्रक्चर सही है। तो दीज आर द इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द वीक फोर्सेस एंड फ्यू क्रॉस लिंक्स, है ना। तो यहां पर जब ये तो एक मोनोमर है, जब ये दूसरे के साथ में केमिकली रिएक्ट करता है तब क्या होगा, तब यहां पर इस तरीके का जो है बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा और यहां पर कार्बन जो है बॉन्ड वो शिफ्ट होकर इस तरीके से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर आइसोप्रीन जो है वो एक लॉन्ग चेन बनाना चालू करता है। लॉन्ग चेन जो है जनरली वो वीक फोर्सेस से जुड़ी हुई होती है और कई बार इनमें जो है जनरल या नेचुरल क्रॉस लिंक्स भी होते हैं और इन्हीं क्रॉस लिंक्स के कारण ही जो है इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज आती है। और ये जो है इनमें जो वीक जो फोर्सेस होते हैं जनरली दीज फोर्सेस आर व्हाट, दीज फोर्सेस आर वीक वैन डर वाल फोर्स। तो ये सारी प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने नेचुरल रबर के बारे में पढ़ी। तो जो चीजें हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि नेचुरल रबर्स जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट, देन इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और स्ट्रक्चर वाइज यदि देखें तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इलास्टिक पॉलीमर या इलास्टोमेरिक पॉलीमर। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है, जैसी आप इससे स्ट्रेच करें ये स्ट्रेच हो जाएगा और जैसे आप फोर्स हटाएंगे इट रिगेन्स इट्स प्रीवियस स्टेज या स्टेट। इनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्स होते हैं। लेकिन यदि हम यहां पर नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर जो है वो टेम्परेचर के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जो नेचुरल रबर है वो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं होती। इलास्टिक प्रॉपर्टी तो है बट बिकॉज ऑफ द लेस क्रॉस लिंकिंग एंड वीक वैन डर वाल फोर्सेस इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है और साथ में टेम्परेचर पर भी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो जो रबर है वो टेम्परेचर के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है कि यदि हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, तो if the rubber is heated below the 283 Kelvin, यदि 283 केल्विन टेम्परेचर से कम पर यदि हम लोग रबर को हीट करते हैं तो इट बिकम्स ब्रिटल। ये क्या हो जाता है? ब्रिटल हो जाता है। और यदि हम इसे जनरली यदि 335 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर यदि हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये सॉफ्ट हो जाता है और जब ये सॉफ्ट होता है तब इट हैज हाई water absorption, it has a high water absorption capacity। जब ये सॉफ्ट होता है तो ये वाटर को क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है ना। लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो रबर जो है, जो नेचुरल रबर है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इट इज सॉल्युबल इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज सॉल्युबल इनटू द organic solvent or it is prone for the attack of oxidizing agent, it is prone for the attack of the oxidizing agent। ये यदि हम इस पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? ये खराब होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए नेचुरल रबर की ये जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ फ्लॉस है, इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे?
बाय वल्केनाइजेशन। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ वल्केनाइजेशन, व्हाट इज अ वल्केनाइजेशन, है ना। तो रबर की इन प्रॉपर्टीज को हम लोग अल्टर कर सकते हैं, रबर की इन प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय वल्केनाइजेशन। तो ये वल्केनाइजेशन क्या है? जब रबर को हम लोग 375 से 400 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, जो नेचुरल रबर है, तो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर क्या है? अभी हमने देखा कि नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। जब हम लोग इस नेचुरल रबर को हम लोग सल्फर के साथ में ट्रीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 375 टू 400 केल्विन, तब ये जो सल्फर है ये क्या करता है? दिस सल्फर फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऑफ टू चेन। जो टू पॉलीमर्स है, इन टू पॉलीमर या टू मोनोमर्स के बीच में या टू चेन्स के बीच में जहां पे अनसैचुरेशन है, उस अनसैचुरेशन पर ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाना चालू करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज ये दो हमारे पास में चेन है, ये चेन है, तो सल्फर क्या करेगा? पॉसिबली यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है यहां पर क्या करेगा? इन दोनों जगह पर क्या करेगा? इन दोनों जगह पर ये बॉन्ड बनाना चालू कर देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा? जब ये दोनों जगह, यहां पर जो अनसैचुरेशन था, अनसैचुरेटेड बॉन्ड की जगह ये क्या करेगा? यहां पे पॉसिबली ये क्रॉस लिंकिंग करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से जब सल्फर को हम लोग नेचुरल रबर के साथ में ट्रीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ द 375 टू 400 केल्विन, then sulfur forms a cross linking between these chain। जो सल्फर है इनके बीच में क्या करेगा? सल्फर इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग करना चालू करेगा, और इस तरीके से हमारे पास में जो है वल्केनाइज रबर हमें मिलना चालू हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ये पॉसिबली क्रॉस लिंकिंग करना चालू करता है। तो इस तरीके से यहां पर जो है सल्फर को जब हम लोग नेचुरल रबर के साथ में ट्रीट करते हैं और सल्फर क्रॉस लिंकिंग करता है, इस प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइजेशन कहते हैं। और जनरली 5% सल्फर, ये हमें याद रखना है, जनरली 5% सल्फर का यूज जो है वल्केनाइजेशन के लिए किया जाता है। और इस तरीके से सल्फर का यूज करते से ही ये जो रबर है, ये नेचुरल रबर है, ज्यादा स्टिफ हो जाएगा, ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कंपैरेटिवली ड्यूरेबल हो जाएगा। और इस तरीके से जो नेचुरल रबर है उसकी इलास्टिसिटी भी अल्टर हो जाती है और उसकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से वल्केनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सल्फर की क्रॉस लिंकिंग कराकर नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी को अल्टर कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी जो नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर्स में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण से हम इसका यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहां पर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या जहां पर ऐसे मशीन्स के पार्ट जहां पर टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वहां पर हम
नेचुरल रबर का यूज जनरली नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं सिंथेटिक रबर। तो आइए अब हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज अ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, तो जनरली जो नेचुरल रबर होता है, अभी हमने देखा कि जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ 1,3 natural rubber is a polymer of 2-methyl 1,3-butadiene. ओके, 2-methyl 1,3-butadiene। यदि इस नेचुरल पॉलीमर जो है, यदि हम इसे वल्केनाइज कर दे, यदि हम इसका वल्केनाइजेशन कर दे, या यदि हम इसे किसी दूसरे मोनोमर के साथ में, किसी दूसरे मोनोमर के साथ में यदि हम ट्रीट करें, दूसरे मोनोमर के साथ में यदि हम ट्रीट करें, तब जो हमारे पास में दूसरे मोनोमर के साथ में जब हम इसे ट्रीट करें, तो ट्रीट करने पर यहां पर जो हमारे पास में मॉलिक्यूल आते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो सिंथेटिक रबर क्या है कि ये जो नेचुरल रबर को यदि हम किसी दूसरे मोनोमर के साथ में रिएक्ट कराकर हम पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो उसे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर में जो पहला जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो है हमारा ब्यूना एस। और ब्यूना एस को हम लोगों ने पढ़ा है कहां पर, जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइन, जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन जो है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन की रिएक्शन कराकर हमने कोपॉलीमर जब बनाया था, तो जो कोपॉलीमर था उसे हम लोग ब्यूना एस कहते हैं। एस स्टैंड फॉर द स्टाइरीन। नाउ नियोप्रीन की यदि हम लोग बात करें, तो जो नियोप्रीन है दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ 2-chloro, it is a polymer of 2-chloro 1,3-butadiene. It is a polymer of 2-chloro 1,3-butadiene. तो जो ब्यूटाडाइन है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 3 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर क्लोरीन है, और इस तरीके से बाकी की वैलेंसी कैसी है, बाकी की वैलेंसी सैचुरेटेड है। तो इस तरीके से दिस इज 2-chloro 1,3-butadiene। जब इस 2-chloro 1,3-butadiene जो है इसे हम लोग पॉलीमराइज कराते हैं, जब यहां पर इसका पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो होता है CH2 Cl डबल बॉन्ड CH2, है ना। इस तरीके से यहां पर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से यहां पर हमें जो पॉलीमर मिलेगा, इस पॉलीमर को हम लोग कहेंगे नियोप्रीन। इस पॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉलीमर को हम लोग कहेंगे नियोप्रीन। अभी जो नियोप्रीन जो है इट इज अ सुपीरियर रेजिस्टेंट टू अ ऑयल। पर्टिकुलरली ये जो ऑयल जो है ऑयल के लिए रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इसका जो यूज है ऐसे होज या ऐसे ओ-रिंग बनाने में किया जाता है, ऐसे वाइजर बनाने में किया जाता है जहां पर ऑयल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जो है 2-chloro 1,3-butadiene जो है 2-chloro 1,3-butadiene gives neoprene, and neoprene is what, it is a synthetic rubber। अब यहां पर जो दूसरा जो है that is a Buna N। तो जो Buna N है it is a polymer of acrylonitrile। when 1,3-butadiene is treated with the acrylonitrile then we obtain Buna N। तो आइए देखते हैं what is a chemical reaction of the production of the Buna N rubber। So Buna N is a polymer of 1,3
ब्यूटाडाइन एंड acrylonitrile. So 1,3-butadiene, 1, 2, 3, 4. At the carbon number 1 and 3 there are double bond. Now it is valencies are satisfied. जब हम यहां पर 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन एक्रिलोनाइट्राइल के साथ में करते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल CS2 डबल बॉन्ड CH-CN। जब यहां पर n नंबर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन n नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल के साथ में करते हैं, तब हमें मिलता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH-CN दिस मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो ये CS2 और ये CS2 आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस तरीके से ये चेन का इलॉन्गेशन होते चले जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है ब्यूना N। सो डू रिमेंबर इन ब्यूना S S स्टैंड फॉर द स्टाइरीन and in Buna N stands for acrylonitrile। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। तो जो एक्रिलोनाइट्राइल जो है यानी जो ब्यूना N जो है, ये भी बहुत अच्छा सिंथेटिक रबर है और ये लगभग सभी प्रकार के इट इज ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ जो ऑयल होते हैं, ऑल काइंड ऑफ ऑयल जो है उसके लिए रेजिस्टेंट होता है और इसीलिए इसका जो यूज जो है ऑयल सील बनाने के लिए किया जाता है और ये जो है बहुत अच्छा मतलब इट इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। तो इस तरीके से जो है ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है ब्यूना S और ब्यूना N के बारे में पूछा जाता है एंड डू रिमेंबर दिस बोथ आर कोपॉलीमर्स। दिस बोथ आर व्हाट? दिस बोथ आर कोपॉलीमर्स। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर्स देखे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। In next question 15.4 it is asked the difference between the Buna N and Buna S। तो यदि हम डिफरेंशिएट करें तो there could be a various differences but the major जो डिफरेंस है, जो स्ट्रक्चर वाइज जो चीजें हमें ध्यान रखनी है उसमें केवल और केवल ये दो चीजें हैं कि ब्यूना S, ब्यूना स्टैंड्स फॉर द ब्यूटाडाइन एंड S स्टैंड्स फॉर द स्टाइरीन। जो ब्यूना है, ब्यूना स्टैंड्स फॉर द ब्यूटाडाइन एंड S स्टैंड फॉर द स्टाइरीन। सो ब्यूना S is a copolymer of 1,3-butadiene and styrene and Buna N, Buna mean the butadiene and N stands for the acrylonitrile. So here Buna N is a copolymer of the butadiene and acrylonitrile। तो ये जो नाइट्राइल का डेरिवेटिव होने के कारण इसे ब्यूना N कहा जाता है और ये स्टाइरीन का डेरिवेटिव होने के कारण इसे हम लोग ब्यूना S कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज ही कहेंगे कि हाँ दोनों दीज आर द गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल रबर। दोनों की प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मीन उनके यूटिलिटी और या यूज के लिए भी जो है इनमें डिफरेंसेस है, बट दो मेजर डिफरेंस है इनके मोनोमर यूनिट्स का ही मेन डिफरेंस होता है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर्स। हम जानते हैं कि पॉलीमर्स आर n नंबर कंटेनिंग मोनोमर्स, है ना। मोनोमर्स के जब n नंबर आपस में एडिशन या
कंडेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू जब जुड़ते हैं तब वो लॉन्ग चेन, क्रॉस चेन, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर होते हैं, अब बात आती है इनके मॉलिक्यूलर मास की। तो हम जानते हैं कि इसमें ऑल्दो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो जनरली इनका जो मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल एनालिसिस या फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसे हमेशा हम लोग जनरली एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही मानते हैं। और जो पॉलीमर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज ऑलवेज रिटन इन अ रेंज। कि सपोज यदि मान लीजिए यदि हम लोग पॉलीथीन की बात कर रहे हैं तो पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा उसे हम लोग 5000 से 7000 U पर मोल जो है के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। कि इस तरीके से यदि हम लोग 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का जो वेट होगा पॉलीमर का इस रेंज में होता है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर होता है दैट इज ऑलवेज इन अ रेंज। और यहां पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम लोग डिफरेंट केमिकल और फिजिकल मेथड ही यूज करते हैं। पर पॉलीमर के साथ में एक समस्या और जो है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलीमर है सर्टेनली अभी हमने देखा कि पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि इस स्ट्रक्चर को जो नेचर में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे, इस स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर सके। इस स्ट्रक्चर को क्या कर सके, इस स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर सके, इसका डिग्रेडेशन कर सके। तो ऐसे पॉलीमर जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर देते हैं उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। और ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं ये हमारे नेचर पर, हमारे इन्वायरमेंट पर कोई भी अपोजिट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बिकॉज दिस पॉलीमर कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन वहीं पर जब हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात की तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में ब्रांचिंग होती है और इन फंक्शनल ग्रुप या इन ब्रांच को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिग्रेड जनरली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये पॉलीमर नेचर में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे नेचर पर अपोजिट इंपैक्ट या इफेक्ट प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। तो इन पॉलीमर्स को जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम लोग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। और ये जो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं जनरली ये इन्वायरमेंट के लिए लोड है या इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसीलिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है जनरली वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करती है जिसमें ऐसे पॉलीमर को ही बनाने की परमिशन मिलती है जो कि या तो बायोडिग्रेडेबल हो या जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिससे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं या जिसके यूज करने से इन्वायरमेंट पर अपोजिट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पर हमेशा से जो है साइंटिस्ट या जो इंडस्ट्रीज होती है उनकी ये कोशिश होती है कि
हमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए पॉलीमर्स में, वो सारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नेचुरल पॉलीमर में नहीं होती है। तो सर्टेनली हमें सिंथेसिस या सिंथेटिक पॉलीमर का ही यूज करना होता है। तो ऐसे पॉलीमर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट या जो साइंटिस्ट है वो प्रमोट करते हैं, जो क्या हो, जो सिंथेटिक पॉलीमर तो हो लेकिन उनमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जो कैसे हो, इजीली बायोडिग्रेड हो सके, जो इजीली क्या हो सके, बायो माइक्रोब्स उन्हें डिग्रेड कर सके और एनवायरनमेंट पर उसका कोई विशेष नेगेटिव इंपैक्ट भी न पड़े। तो इसी तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं, उन पॉलीमर्स को हम लोग सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। और इसी में एक पॉलीमर है जिसे कहते हैं PHBV, जिसे हम लोग कहते हैं PHBV। आइए अब हम लोग समझते हैं कि PHBV पॉलीमर क्या है और ये किस तरीके से जो है इसने पॉलीमर के यूज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और साथ में जो है मेडिकल साइंस है उसमें भी बहुत हद तक बदलाव लेकर आए। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जिसमें है PHBV, जिसे हम कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेटेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। और ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर दो मोनोमर से बनता है, जिसमें से पहला जो मोनोमर है वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा है जिसे कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, this is a butanoic acid. It is having the hydroxyl group at a 3rd carbon, hence it is what, it is 3 hydroxy butanoic acid and next 3 hydroxy pentanoic acid. So 1 2 3 4 5, this is a pentanoic, and at carbon number 3 there is a hydroxyl group. Here these are what generally we call it a pentanoic acid. अब क्या होता है, जब इनके बीच में पॉलीमराइजेशन होता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो है कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा तब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, दिस इज वी कैन से दैट द CH3 COH CH2, this is what COO group. Now here this CH2 COOH group and ये जो C है यहां से this will link here CH2 CH3 group। और जब टर्मिनल, हमेशा हम जानते हैं कि पॉलीमर में टर्मिनल हमेशा ओपन रहते हैं, तो यहां पर ये इस तरीके से जो है हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ब्यूटारिक एसिड का ग्रुप है, एंड को बीटा पॉली वेलेरेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है जनरली कॉमन नेम इज अ वेलेरेट। तो इस तरीके से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को
बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग अ एस्टेरिक ग्रुप। और इस एस्टेरिक ग्रुप को ब्रेक करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। इसीलिए ये पॉलीमर जो है सिंथेटिक होने के बावजूद भी क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ही इसका जो यूज है जनरली पैकेजिंग मटेरियल में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी फ्लिपकार्ट, अमेजन या दूसरी जो टेली मार्केटिंग या ई कॉमर्स कंपनी है, इनसे हम लोग जो है बहुत सारा चीजें खरीदते हैं। और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो पैकेजिंग मटेरियल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, फेंक देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसका एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो आजकल जो ये इंडस्ट्रीज है इस तरीके के PHBV जो पॉलीमर है इनका यूज करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, यदि हम इसे वैसे फेंक भी देते हैं तो ये एनवायरनमेंट में इनका क्या हो जाए, बायोडिग्रेडेशन हो जाए। इसके साथ साथ इस पॉलीमर का यूज जो है जनरली हम लोग बायोमेडिकल डिवाइसेस जो इंसर्ट्स होते हैं, ड्रग डिलीवरी को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी इसी पॉलीमर का यूज होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये क्या है, ये है जिसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। वहीं पर एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें पढ़ना है जिसका नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 6 तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या है, नायलॉन 6 भी पढ़ा है। अब हमें देखना है कि नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर क्या है। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर को समझने के पहले हम लोग जो है नायलॉन 6 जो पॉलीमर है उसके स्ट्रक्चर को लिखने की कोशिश करेंगे, और उससे हम लोग समझेंगे कि नायलॉन 6 और नायलॉन 2 नायलॉन 6 में क्या डिफरेंस है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में अब हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब यदि हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एडिपिक एसिड है और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। और जब ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन जब कोपॉलीमराइजेशन करते हैं, यहां पर कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के थ्रू हमें जो पॉलीमर मिलता है उसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 6 या नायलॉन 6। और ये जो नायलॉन 6 है दिस इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लेकिन वहीं पर यदि हम ग्लाइसिन इज अ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ना, ये जो अमाइनो एसिड है इट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। जब इस 2 कार्बन मॉलिक्यूल की रिएक्शन पॉलीमराइजेशन हम अमाइनो कैप्रोइक एसिड, जिसमें यदि हम देखें तो इट इज हैविंग अ 6 कार्बन, जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ में करते हैं और जब इनमें पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन से यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप में। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप मिलकर यहां पर जो है जो नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस नए बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अमाइड बॉन्ड, जो कि हम लोग ने अच्छे से पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इस तरीके से जो है यदि हम देखें तो यहां पर क्या है, ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो पॉलीमर बनता है, दिस पॉलीमर वुड बी व्हाट, दिस पॉलीमर वुड बी व्हाट, it is a biodegradable polymer, it is having a amide bond, it is having a poly number, so we call it a polyamide bond। और इस तरीके से इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6 या नायलॉन 2,6 भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट को नायलॉन 6 कहते हैं। तो यहां पर यह हमें ध्यान रखना है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जबकि ये बायोडिग्रेडेबल है।
Or why it is a biodegradable? Because it is not having that much branching. Second, it is having a simple amide bond, और amide bond जनरली जो है पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन्स में होते हैं, और इस तरीके के बॉन्ड को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली बायोडिग्रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो है यहां पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। अब यहां पर यदि हम देखें तो बुक में जो पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है, पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस के जो पॉलीमर्स है उनका एक टेबल यहां पर दिया हुआ है, तो वो टेबल आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। तो ये जो पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसमें से कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने जो हमारा पॉलीमर जो चैप्टर है इसे हमने लाइन टू लाइन, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके बेसिस पर लाइन टू लाइन हम लोगों ने पढ़ा है। और अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटेक्स में क्वेश्चन दिए हैं वो भी, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें भी अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।